सॉरी क्यों कह रहे हो जब तुम इस लड़ाई को जीत चुके हो? जिसके बाद केनपाची भी जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वहाँ याचिरू आती है। तुम्हारा शुक्रिया, कितने समय बाद केनी ने इतनी मजेदार फाइट की है। आगे याचिरू सोराकी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जेल के अंदर रुकिया भी परेशान थी। फाइट का विनर तो लड़ाई से पहले ही डिसाइड हो गया था, बस इचिगो जिंदा हो। दूसरी तरफ इचिगो के पास योरुइची आ जाती है। ये सोराकी से लड़ने के बाद भी जिंदा है। इसके बाद योरुइची खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगती है। इसके बाद हमें केनपाची का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी थी। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो कि उसकी तलवार पर लगे खून को देखकर हंस रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारा भी कोई नाम नहीं है, मेरा भी। फाइट में तो बड़ा मजा आया ना केनी, फिक्र मत करो, मैंने उनोहाना का यहाँ बुला दिया है। तुम इस बात से निराश होना कि मैं हार गया हूँ। नहीं, तुम नहीं हारे हो। उसने जो चीटिंग की थी वो जान पाक्टो के साथ लड़ रहा था। तो सान पाक्टो के साथ भी लड़ा जा सकता है। आज मुझे कुछ नई चीज पता चली। काफी समय हो गया है जब मुझे इस बारे में सोचना पड़ा था। नाम ना होना बहुत पेनफुल होता है। सब एक दूसरे को नाम से बुलाया करते थे, पर मेरा कोई नाम ही नहीं था। याचिरू ये उसका नाम है जिसे मैं मारना चाहता हूँ। मैं ये नाम तुम्हें देता हूँ। केनपाची उसका नाम होता है जो हर जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रीपर होता है। अब से मेरा नाम केनपाची है। ऐसी बिल्डिंग में भला हमें उसे गाइड करने की क्या जरूरत है? कैप्टन के होते हुए उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी उसके ऊपर कुछ गिरता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर गांजो आता है और उसे कूनी मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। इस दवाई से जिनका भी स्पिरिचुअल प्रेशर कम होता है वो बेहोश हो जाते हैं। तू तो डरावना निकला यार। इसके बाद वो गेट के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हाना अपनी चुराई हुई चाबी से दरवाजे को खोल देता है। और भी कौन है वो सुंदर लड़की जिसे बचाने इचिगो पागल हो रखा है? लेकिन जैसे ही वो रुकिया की शक्ल देखता है, गांजो हैरान हो जाता है क्योंकि वो वही लड़की है जिसने उसके बड़े भाई को मारा था। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा। तुमने ही मेरे बड़े भाई को मारा था ना? अच्छा, तो तुम उसके छोटे भाई हो? हाँ, उसकी जान मैंने ही ली थी। तुमने मेरे भाई को क्यों मारा था? हाँ? मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। तभी उन्हें एक खतरनाक सा स्पिरिचुअल प्रेशर फील होने लगता है और उनके पीछे एक कैप्टन आ चुका था। दूसरी तरफ एक और कैप्टन को आइसन के मरने की खबर मिलती है। इस बंदे का नाम जूशिरो ओकिटाके है। मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो, मुझे बाहर जाकर देखना है क्या हो रहा है। वहीं जिस कैप्टन का वो स्पिरिचुअल प्रेशर फील कर रहे थे वो ब्याक्यूया कुछ की है। हम कुछ भी कर लें, उससे नहीं लड़ सकते। सुन बे किंगू, इसको यहाँ से लेकर जा। भले ही मैं इसे मारना चाहता हूँ, पर इचिगो से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसे बचाऊंगा। नहीं, आप उससे नहीं लड़ सकते, मैं उससे लड़ने चाहता हूँ। ये गधा कर क्या रहा है? इसके पास सान पाक्टो भी नहीं है, तुम यहीं पर रुको। जिसके बाद वो आगे जाकर हाना को उठाकर पीछे फेंक देता है और खुद ब्याक्यूया से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। मैं कहाँ पर हूँ? ये कौन सी जगह है? मैंने तुम्हारे जख्मों पर पट्टी लगा दी है, पर ज्यादा हिलना डुलना मत, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तो इचिगो उठने की कोशिश करता है जिससे उसका खून बहने लगता है। मैंने तुमसे क्या कहा था? बाकियों की फिक्र मत करो, वो सब अभी सेफ हैं। केनपाची ने तुम्हें मार ही दिया होता, पर मुझे तुम्हारे कपड़ों के अंदर से ये मास्क मिला जिसने ज्यादातर डैमेज को अब्सॉर्ब कर लिया। ये मास्क यहाँ पर कैसे आया? जब हम तीनों साथ में थे तभी हाना ने इस मास्क को फेंक दिया था। चलो इसे रख लेता हूँ, इसने मेरी जान बचाई है। तुम इसे कहीं नहीं रखने वाले, इसे मुझे वापस करो। वैसे तुम मुझे यहाँ कैसे लेकर आई? तुम तो इतनी सी हो। अच्छा, तुमने मेरी असली बॉडी देखी नहीं है ना? जिसके बाद वो खुद को अपनी असली बॉडी में ट्रांसफॉर्म करती है, जिसे देखकर इचिगो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तुम बिल्ली नहीं हो, तुम्हारे कपड़े नहीं है, कपड़े तो पहनो। तुमने कभी किसी लड़की को देखा नहीं होगा ना, सेक लो अपनी आंखों को। मैंने देखा हो ना देखा हो, तुम्हें उसे क्या मतलब? इसके बाद योरुइची उसे एक स्टिक सी चीज दिखाती है और बताती है कि इसी की मदद से वो उड़कर उसे यहाँ लेकर आई। कपड़े पहनो यार। जिसके बाद हार के योरुइची कपड़े पहने लेती है। तुम वापस से देखना चाहोगे? मुझे कुछ नहीं देखना, कपड़े पहन के रखो। निर्लज्ज औरत, इस चीज की मदद से मैं उड़ सकती हूँ, इसमें बस स्पिरिचुअल एनर्जी डालनी है। तभी वो दोनों भी स्पिरिचुअल प्रेशर को फील करने लगते हैं जो कि ब्याक्यूया का था। हाना और गांजू को मेरी मदद की जरूरत है। वो स्टिक में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है जिससे उससे एक बड़ा सा पंख बाहर आता है। उसकी मदद से वो दरवाजे को तोड़ता हुआ उड़ के गांजू की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ ब्याक्यूया के सामने खड़े होने से ही गांजू की सांस फूलने लगी थी। रुकिया गांजू को रोकने जाने लगती है। हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या इनर सेल में रहने की वजह से मुझ में एनर्जी नहीं है? गांजू ब्याक्यूया की तरफ भागता है, लेकिन अगले ही पल वो उसके पीछे आ जाता है। मुझे तुम्हारे लिए अपनी तलवार भी निकालने की जरूरत नहीं है। गांजू के हाथ में एक बड़ा सा कट आ गया था। ब्याक्यूया वहाँ से जाने लगता है। ओए, कहाँ जा रहा है? मैं अभी भी खड़ा हूँ। मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया था, लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया। स्कैटर, सनबोर्न, साकुरा। ब्याक्यूया की तलवार छोटे छोटे फूलों में बट जाती है जिससे वो गांजू के शरीर पर हर जगह हमला करता है और गांजू जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ब्याक्यूया फिर से अपनी ब्लेड से उसके ऊपर हमला करने वाला था, पर तभी वहाँ पर शेरो आ जाता है। तुम ये कर क्या रहे हो ब्याक्यूया? तुम्हें थोड़ी बहुत तो तरस खानी चाहिए। तभी उन लोगों को एक खतरनाक सा स्पिरिचुअल प्रेशर फील होने लगता है। ये तो किसी कैप्टन जितना है, पर मैं इसे पहचानता क्यों नहीं? और वो स्पिरिचुअल प्रेशर इचिगो का था। वो उड़ता हुआ रुकिया के पास उतरता है। रुकिया उससे कुछ बोलना चाहती थी, पर वो उसे इग्नोर करता हुआ सीधा हाना के पास जाता है। और भी चुटकू, ठीक है
है तू? इसके बाद वो वापस रुकिया के पास आता है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? तुम्हें बचाने आया हूँ, थैंक यू कौन बोलेगा? इचिगो, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मुझे बचाने आए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो जो भी है, अब वो मैं एक बार तुम्हें बचा लूं फिर सुनाना, उससे पहले मुझे उससे हराना है। और इचिगो, और एक और बात, अब से मैं तुम्हारी सारी बातों को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं तुझे बचाने आया हूँ तुच्छ प्राणी, और मुझे जैसे भी ले जाना पड़े तुझे घसीट कर लेके जाऊंगा, तो अपना मुंह बंद करके बैठी रह। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे बचाने आए हो? ऐसी बात कौन करता है? और जो बचाने आया है उसे जाने को कौन कहता है? तुम क्यों ना एक कोने में डर के मारे कांपते रहो और बचाओ बचाओ चिल्लाओ जाके। थोड़ी देर बाद उन दोनों की लड़ाई शांत हो जाती है। ब्याकुया, ये लड़का कौन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? ये वो नहीं है, ये बस एक घुसपैठिया है। वो दोनों लड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन सबको एक और स्पिरिचुअल प्रेशर फील होने लगता है, जिसकी वजह से हाना और रुकिया अपने घुटनों पर आ जाते हैं। ये स्पिरिचुअल प्रेशर भी ब्याकुया का ही था। इतने स्पिरिचुअल प्रेशर में भी तुम खड़े हो, तुम्हारी ताकत तो बढ़ी है, पर मेरी भीख में दी गई जिंदगी को इतनी जल्दी फेंकने आ गए। पर इचिगो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया है। ये तो ब्याकुया का फ्लैश स्टेप अटैक है। इसके बाद वो फिर से फ्लैश स्टेप से इचिगो पर हमला करता है, पर इस बार भी इचिगो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। जितना मैंने सोचा था तुम्हारी ताकत उससे ज्यादा बड़ी है, पर अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का समय आ चुका है। तुम हजारों सालों में भी इस ताकत तक नहीं पहुंच पाओगे। ये देखकर रुकिया डर जाती है और इचिगो को भागने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ योरुइची आ जाती है और उसकी तलवार पर पट्टियां सी बांध देती है। काफी समय बाद मिल रहे हैं, है ना छोटे? उसे देखकर ब्याकुया हैरान हो जाता है। आगे हम रंजी को देखते हैं, जो कि अभी भी जेल में बंद है। वहाँ पर उसके पास एक अजीब सा क्रीचर आता है जिसकी पूंछ में सांप लगा हुआ है। वो असल में ज़ाबिमारू है। तुम जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो जाते? हमें फिर से ज़ांगेत्सु से लड़ना है। फाइट के वक्त क्या तुम लोग लूडो खेलने गए थे? वो मेरा कोई दुश्मन नहीं है। स्टेल्थ फोर्स की पुरानी जनरल यहाँ पर क्या कर रही है? योरुइची, हट जाओ यहाँ से, मुझे उसे हराना है। तभी योरुइची अपने हाथ को उसके सीने में घुसा देती है, जिससे इचिगो बेहोश हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम बच के यहाँ से चली जाओगी? तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए जो कि पकड़म पकड़ाई में मुझे हरा सको। योरुइची ब्याकुया पे चढ़कर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी वो उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो असल में एक इल्यूजन था। छोटे, तुम्हारा फ्लैश स्टेप अभी भी बहुत स्लो है। इसके बाद वो कूद कर छत पर चढ़ जाती है। मैं इसे 3 दिन बाद तुम्हारे पास लेकर आऊंगी, तब तुम इससे लड़ना। योरुइची वहाँ से चली जाती है और ब्याकुया उसके पीछे नहीं जाता और वहाँ से चला जाता है। वहीं थकावट की वजह से रुकिया बेहोश हो जाती है। वो लोग रुकिया को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इस लड़के को भी लेकर जाओ, ये शायद आइजन की मौत के बारे में कुछ जानता हो। दूसरी तरफ फूरियो और ओरहिमे ने सोल रिपर से कपड़े पहन लिए थे और एक बंदा उन्हें ऑर्डर दे रहा था। मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, क्यों ना मेरी बीवी बन जाओ। तब यूरियो आकर उसे रोक देता है। सर, आपको छिछोरी हरकतें छोड़कर अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें ये कपड़े कैसे मिले। कपड़े चुराने का आइडिया ओरहिमे का था, तो जैसे ही 2 बंदे आते हैं वो अपनी कराटे स्किल्स का यूज करके उन दोनों को बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े बदलने लगती है। ओ रुक जाओ, रूम में जाकर बदलो। तुम काफी शर्मा रहे होगे ना? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए चेंजिंग रूम बनाया है। इधर मुझे नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। भला मैं क्यों इधर कपड़े बदल रहा हूँ? वहीं वो दोनों जब बात कर रहे थे, बगल में ही खड़ा होकर मायूरी सारी चीजें सुन लेता है। वहीं योरुइची उसे वापस से उसी जगह पर ले आई है। जैसे ही इचिगो को होश आता है, वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई? तुम्हें पता है ना उन सबकी जान खतरे में है। लेकिन खड़े होने की वजह से उसके जख्म फिर से खुल जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर शिरो मौजूद था। वो रुकिया का सुपीरियर है, वो उसे ऐसे ही कुछ भी नहीं होने देगा। वैसे भी तुम इस हालत में किसी को नहीं हरा सकते। चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए अलग सी जगह पर पहुंचते हैं। तुम जानते हो, तुम्हारी ज़ानपाक्टो हमेशा रिलीज्ड फॉर्म में रहती है। रिलीज फॉर्म मतलब बिल्कुल केनपाची की तरह। पर क्या तुम जानते हो, ज़ांगेत्सु और हर ज़ानपाक्टो की एक सेकंड रिलीज फॉर्म होती है। पहली स्टेज को शिकाई कहते हैं और दूसरी स्टेज को बांकाई। किसी को कैप्टन बनने के लिए दोनों फॉर्म्स को रिलीज करना आना चाहिए। सिर्फ केनपाची ही एक एक्सेप्शन है, जो कि हिस्ट्री में पहला कैप्टन है जिसे ना ही अपनी ज़ानपाक्टो का नाम पता है, ना ही उसने कभी सेकंड फॉर्म को रिलीज किया है। शिकाई से बांकाई की ताकत 5 से 10 गुना ज्यादा होती है। नॉर्मली बांकाई को मास्टर करने के लिए 10 साल लग जाते हैं, पर तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, तो ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होने वाली है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ ओरहिमे सुबाकी को अपनी फेरीज की मदद से हील कर रही थी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी उनके पीछे एक सोल रिपर आता है। तुम लोग कौन हो? इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम स्क्वाड 11 से हैं। मैं भी स्क्वाड 11 से ही हूँ, पर तुम लोगों तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी उसके पीछे कुछ सोल रिपर्स आते हैं और उसके सर पर लकड़ी मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिक्र मत करो, ये नशेड़ी हमेशा ऐसी ही हरकतें करता है। ये लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? वो सही सवाल कर रहा था। वो ओरहिमे को बचाने उसके पास जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। वो लोग असल में उन्हें ही फंसाने आए थे और स्क्वाड 11 से बिलोंग करते हैं, जो कि मायूरी की स्क्वाड है। कैप्टन, आपने तो कहा था हमें दोनों को फंसाना है, और आपने तो हम पे ही हमला कर दिया।
छोटे मोटी लड़ाई में बड़े बड़े सैक्रिफाइस तो होते रहते हैं। जिसके बाद वो उस बंदे को भी उड़ा देता है। वहीं ओरिहिमे ने समय पर अपनी शील्ड का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उरियू बच गया था। ये तो कुछ नया देखने को मिल रहा है। चलो उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ, उसकी बॉडी पर रिसर्च करने में मजा आएगा। वहीं ओरिहिमे उस नशेड़ी को बचाने की कोशिश कर रही थी। जब धमाका हुआ था तब भी वो उसी को बचाने के लिए कूदी थी। ओए लड़की, मेरे पास आ। तुम्हारे शरीर को फाड़ कर देखना होगा कि वो फेरी जाति कहाँ से है। तभी उरियू उसके पीछे आ जाता है। अगर तुम जरा भी हिले तो तुम्हारा सर तुम्हारी बॉडी से अलग हो जाएगा। हाँ, एक क्विंसी। मैं क्विंसी इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। और वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है, लेकिन इसके बाद भी उरियू वहाँ से नहीं हिलता। ओरिहिमे, तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, तो वो बेवड़ा उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है। मायूरी अपने हाथ को बड़ा करके उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उरियू अपनी एरो से उसके हाथ को शूट कर देता है। ओरिहिमे वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, तो वो उस बेवड़े को रोकने के लिए उसे काटने लगती है, तो वो उसकी गर्दन पर हाथ मारकर उसे बेहोश कर देता है। वहीं मायूरी अपने हाथ में एक इंजेक्शन लगाता है, जिसकी वजह से फिर से उसका हाथ उग जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद वो पीछे जाकर एक और एरो को शूट करता है। अरे यार, मैंने बताया ना मैं कैप्टन हूँ। ये फास्ट वाली चीजें मेरे सामने कर रहा है तू। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे जल्दी से तुम्हें खत्म करना होगा। वो अपने जान पाक्टो को बाहर निकालता है, तभी नेमू आकर उरियू को पकड़ लेती है और मायूरी उरियू के साथ साथ नेमू को भी काट देता है। मास्टर, लगता है आपने मेरे वाइटल ऑर्गन्स को भी काट दिया है। आप प्लीज वो मुझे इंजेक्शन दीजिए। लेकिन मायूरी उल्टा उसे जमीन पर गिरा देता है। तुझे एक मैंने छोटा सा काम दिया था, तू उसे ढंग से पकड़ भी नहीं पाई। तेरी वजह से वो बच गया। तुझे भी अभी तक मर जाना चाहिए था, पर तू भी जिंदा है। ये मुझे पकड़ने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को क्यों सैक्रिफाइस कर रहा है? और तू चश्मिश, दर्द हो रहा है? मेरी स्वॉर्ड में पॉइजन था, तो तेरे हाथ तो नहीं हिलने वाले, पर दर्द बहुत होगा। सर, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, आप वो इंजेक्शन दे दीजिए। तुम्हें क्या लगता है मुझसे गलती हुई है? तुम अपने ही टीममेट को क्यों मार रहे हो? टीममेट? ये मेरी बनाई हुई चीज है, इसका इस्तेमाल मैं जैसे चाहे वैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद वो नेमू को और भी बुरी तरह से घायल कर देता है। तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो गई है, पर ऐसा नहीं है। तुम अभी भी पूरे दर्द को महसूस कर सकते हो। वही नेमू, इधर आ, काम है मुझे। तो इतनी यूजलेस कैसे हो सकती है? तुझे तो मर ही जाना चाहिए। रुक जाओ, एक क्विंसी के तौर पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अरे यार, एक क्विंसी ये, क्विंसी वो, वही घिसा पिता डायलॉग। अभी तक मैंने पता नहीं कितने ही क्विंसीज को मारा है। ये सब सुन के तुम्हें पता है मैं कितना बोर हो चुका हूँ। पता नहीं मैंने कितने क्विंसीज पर रिसर्च की है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा को मायूरी ने ही सोल रीपर्स को मारने के लिए भेजा था। मेरा लास्ट एक्सपेरिमेंट एक बुढ़ा था जो बार बार पता नहीं अपने पोते का ही नाम लेता जाता था। इतने एक्सपेरिमेंट के बाद भी मैंने उसकी बॉडी को ज्यादा चेंज होने नहीं दिया। मायूरी ने उसकी एक फोटो भी लेकर रखी थी, जो वो उरियू को दिखाता है। वो क्या नाम ले रहा था मुझे याद भी नहीं आ रहा। तभी उरियू खड़ा होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ उसका नाम क्या था। उनके पोते का नाम उरियू इशिदा था। एक क्विंसी होने के नाते आज मैं तुम्हें सारे कर्मों की सजा दूंगा। वो क्विंसीज की स्पेशल पपेटेरियन टेक्निक का यूज करके अपने हाथ को फिर से मूव कर पाता है। वहीं मायूरी हैरान था कि उसके पॉइजन के बावजूद भी वो खड़ा कैसे हो पा रहा है, और वो मायूरी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम उरियू का पास्ट देखते हैं। बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है, अपने ग्रैंडपा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मरे हुए इंसानों को छोड़कर जो जिंदा है उन्हें बचाने पर फोकस करो। आप क्विंसी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? एक क्विंसी बनने में कोई फायदा नहीं है। दादाजी, मैं भी एक क्विंसी बनना चाहता हूँ और ताकतवर होकर लोगों को हॉलो से बचाना चाहता हूँ। शायद तब मेरे डैड क्विंसीज की तारीफ करेंगे। जो भी तुम करना चाहते हो वो उस पर डिपेंड करता है कि तुम क्या बचाना चाहते हो। जो तुम्हारे डैड बचाना चाहते हैं वो तुम्हें समय आने पर पता लग जाएगा। तब तक के लिए ये तुम रखो। ये वही वेपन है जिससे उरियू ट्रेनिंग कर रहा था। ये एक रेशी ग्लव है जिसकी मदद से स्पिरिट पार्टिकल्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। मायूरी अपने कान में से एक अजीब सा वेपन निकालता है जिससे वो उरियू के ऊपर हमला कर देता है, पर उरियू उसे डॉच कर लेता है। उसने इस ग्लव के साथ यहाँ आने से पहले दिन रात ट्रेनिंग की थी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी इस ग्लव को अपने हाथ से नहीं निकालना है। इससे तुम्हारी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पर इससे तुम्हारी क्विंसीज की पावर हमेशा के लिए चली जाएगी। उरियू उससे लड़ता ही जाता है, पर उसका एक भी एरो मायूरी तक नहीं पहुंच पाता। क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? ग्लव को निकालना ही होगा। खेल बहुत हुआ, अब तुम्हें खत्म करने का समय है। उरियू अपने ग्लव के एक पिन को तोड़ देता है, जिससे उसकी पावर्स अचानक से ही बढ़ने लगती हैं और उसका लुक ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उरियू अपने आसपास के सभी स्पिरिट पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब
एब्सॉर्ब करने लगता है। वो सारी स्पिरिट एनर्जी इकट्ठा होकर उसके पंख से जुड़ रही थी। तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आई? उरियू उसके ऊपर एरो से हमला करता है, जिससे मायूरी बच तो जाता है, पर तभी वो उसके ऊपर आकर एक और एरो से उस पर हमला कर देता है और उसके उस अटैक को मायूरी डॉज नहीं कर पाता। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए हो? तुमने मेरी असली ताकत अभी देखी ही नहीं है। बांकाई। मायूरी का बांकाई बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो कि देखने में एक छोटे से भयानक बच्चे जैसा है। मेरी पड़ोस का लड़का भी ऐसा ही दिखता है भाई, फिर भी उसके घर वाले उसे प्यारा प्यारा बुलाते रहते हैं। वो अपने बांकाई से चारों तरफ जहर फैलाने लगता है। जो भी इस पॉइजन की चपेट में आएगा उसकी मौत पक्की है। ओरियो अपनी एक एरो से उसके बांकाई के ऊपर हमला करता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था। उससे मायूरी का बांकाई डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके साथ साथ मायूरी के पेट में भी एक बड़ा सा छेद हो चुका था। उसके बांकाई के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तुम बहुत करीब थे क्विंसी। अगर तुमने मेरे सर पर हमला किया होता तो तुम मुझे मार चुके होते। वो अपनी गर्दन में ही तलवार घुसा लेता है और वो अपनी बॉडी को स्लाइम में बदलकर वहां से भागने लगता है। ओरियो उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तब तक मायूरी वहां से जा चुका था। अब ओरियो की बॉडी में पॉइजन तेजी से बढ़ने लगा था। मेरी पॉकेट में दवा है, मेरे पास आओ। वो एंटीडोट निकालकर ओरियो पी जाता है और वहां से जाने लगता है। चलते चलते ओरियो की हालत खराब हो जाती है और अब उसकी टेक्निक भी काम नहीं कर रही थी, तो वो अपने हाथ का यूज नहीं कर पाएगा और वो ऐसी टूटी फूटी हालत में भी रुकिया को बचाने जाने लगता है। वो रुकिया की जेल की तरफ ही जा रहा था, तभी उसके सामने एक और कैप्टन आ जाता है और वो अपने जानपाक्टो की शिकाई फॉर्म को रिलीज करता है। इसकी वजह से ओरियो बेहोश हो जाता है। मैं तुमसे फालतू की लड़ाई नहीं करना चाहता था, फिक्र मत करो, ये जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी। योरोइची इचिगो को ट्रेन करने के लिए वहां पर एक डॉल को लेकर आती है, जिसकी मदद से ज़ांगेत्सु अपनी फिजिकल फॉर्म ले सकता है, लेकिन वो उसे 3 दिन तक ही मेंटेन कर पाएगा। इसके बाद ज़ांगेत्सु उनके सामने आ जाता है और अब योरोइची भी उसे देख सकती थी। ज़ांगेत्सु अपना हाथ जमीन पर रखता है और उसके पीछे बहुत सारी तलवारें आ जाती हैं। इसमें से तुम्हें असली ज़ांगेत्सु को ढूंढना है। तुम सिर्फ उसी से मुझे हरा सकते हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, तुम्हें असली तलवार को ढूंढना होगा। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ स्क्वाड 4 में चैड को लेकर आया जाता है। रंजी जेल में रुकिया के साथ अपने बचपन को याद कर रहा था। इसके बाद वो जेल को तोड़कर बाहर आ जाता है और वहाँ के गार्ड को एक घूसा मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ कीरा के पास उसका कैप्टन जिन आता है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान इचिगो की बुरी तरह से कुटाई हो रही थी। वहीं वो बेवड़ा जब ओरिहिमे को लेकर जा रहा था, उसके सामने याचिरो आ जाती है। माकी तुम कहाँ जा रहे हो? माकी कुछ बहाने बनाने की कोशिश करता है, पर वो याचिरो को बेवकूफ नहीं बना पाता और उसे पता चल जाता है कि ओरिहिमे इचिगो की दोस्त है, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ओरिहिमे अभी भी 11th स्क्वाड के पास है, जहाँ मस्त हंसी मजाक चल रहा है और केनपाची भी उसके सामने ही बैठा है। ओरिहिमे इचिगो को ढूंढना चाहती थी, तो केनपाची कहता है कि हम साथ में उसे ढूंढेंगे। दूसरी तरफ एक जेल में ओरियो को होश आता है, मैं जिंदा कैसे हूँ? तभी उसके सामने गांजो आ जाता है, जो कि ऊपर से नीचे तक पट्टियों में ढका हुआ है। जिसके बाद वो देखते हैं कि उनके बगल में चैट भी था, यानी उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए जिंदा रखा गया है। उनकी हथकड़ियां उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक कर रही थी, तो वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते थे और ओरियो तो अपनी पावर्स खो ही बैठा है। दूसरी तरफ इचिगो की ट्रेनिंग अभी तक चल ही रही है, जहाँ वो जितनी मर्जी तलवार उठा ले, हर बार वो गलत ही निकलती है और ज़ांगेत्सु उन्हें तोड़ता जाता है। रंजी खुद ही जेल से भाग चुका है और कीरा को उसके कैप्टन ने भगा लिया है, पर मोमो अभी भी जेल में बंद है। इसके बाद हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ वो टोशिरो के सर के ऊपर हाथ रख रही थी। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरे सर पे हाथ मत रखा करो। जब तुम स्कूल में आ जाओगे तब मैं तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखूंगी। सोल्जरी पर स्कूल कौन जाने वाला है? मैं तो कहता हूँ तुम वापस भी मत आना। वहीं कीरा अपने माँ बाप की ग्रेव के पास था। रंजी और रुकिया भी भागते हुए स्कूल की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हम उन सबको हार्डो की ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं, जहाँ सबसे पहले मोमो हार्डो 31 का यूज करती है। वहीं जब कीरा उसका यूज करता है, वो उसके टारगेट को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद रंजी की बारी थी, पर वो इतनी ज्यादा पावर लगा देता है कि उससे बहुत बड़ा धमाका होता है और रंजी भी झुलस चुका था। रंजी कीरा को अपने कंपटीशन के रूप में देखता है, तो वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस में भी अपनी पूरी जीत जान से लड़ता है। इसके बाद कीरा रंजी से मिलने जाता है, तभी पूरे स्कूल में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वहाँ पर 2 कैप्टन उनसे मिलने आए हैं और किसी तरह धक्का मुक्की कर मोमो आगे आ जाती है। इसके बाद जब वो तोशिरो से मिलने जाती है, वो उसे बताती है कि कैप्टन कितने कमाल के होते हैं। जब मैं सोल रीपर बनूंगी, मैं कैप्टन आइजन की स्क्वाड को ज्वाइन करूंगी। वहीं रुकिया खड़ी होकर कुछ सोच रही थी, तभी रंजी आकर उसके पिछवाड़े पर लात मारता है और उसे बताता है कि वो सब लोग पहली बार ह्यूमंस के वर्ल्ड में जा रहे हैं, जहाँ वो डमी हॉलोज से लड़ेंगे। इसके बाद हम कुछ और सोल रीपर स्टूडेंट्स को देखते हैं, जहाँ हिसाकी सबसे कमाल का है, जो ग्रेजुएशन करने से पहले ही एक स्क्वाड में जा चुका है। वो सभी लोगों को 3-3 की टीम बनाने को कहते हैं। इसके बाद वो सभी गेट के थ्रू जाकर इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके सामने हॉलोज आना शुरू हो जाते हैं। मोमो एक हॉलो के ऊपर हार्डो 31 यूज करने वाली थी, पर तभी वहां पर कीरा आकर उसे बीच में से काट देता है। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो गार्ड टीम को पोर्टल को ओपन करने को कहते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं आता और हम देखते हैं कि गार्ड टीम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और हिसागी पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर काफी सारे असली हॉलोज आ चुके हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा हॉलो
भी था जो कि उस लड़की को मार के खत्म कर देता है। हिसागी और उसका साथी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं पर वो हॉलो उसे भी खत्म कर देता है। तुम सभी यहाँ से जाकर रीइंफोर्समेंट्स को बुलाओ, ये असली हॉलो है। जहाँ सभी लोग भाग रहे थे मोमो वहीं पर खड़ी थी। वो अपने एक और साथी को मरने के लिए छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहीं हिसागी की आंख पर चोट लग गई है और वो ढंग से देख भी नहीं पा रहा है। हिसागी उसके हमलों को डॉज करता हुआ हॉलो के ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन हॉलो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद वो उसे मारने ही वाला था पर तभी वो तीनों वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर हार्डो 31 से उस हॉलो पर हमला करते हैं। उस अटैक की रोशनी की वजह से हॉलो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मौका देखकर वो सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने पोर्टल्स के थ्रू बहुत सारे हॉलोज आने लगते हैं और वो चारों तरफ से उनसे घिर जाते हैं। उन हॉलोज को देखकर उन सब की फट जाती है। वो उनके ऊपर हमला करने ही वाले थे तभी एक हॉलो की गर्दन कट जाती है और हम देखते हैं कि पीछे से जिन और आइसन आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, इन्हें हम संभाल लेंगे। इसके बाद वो दोनों मिलकर उन सभी हॉलो से लड़ने लगते हैं जहां जिन अपने एक ही अटैक से कई सारे हॉलोज को मार रहा था। एक हॉलो आइसन को पंच करने जाता है पर वो उसके अटैक को ब्लॉक करके हॉलो को वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि अपने गार्ड पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। लेटर में कैप्टन आइसन ने लिखा है कि वो सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे ही उनके असली कातिल को ढूंढना होगा। इसके बाद हम रेंगोकू का बचपन देखते हैं जिसके पास जिन आकर उसे ब्रेड देता है। तभी उसकी आंखें उसकी ऑफिस में खुलती है जहां तोशिरो सारा पेपर वर्क संभाल रहा है। वहीं उन दोनों को ही लग रहा था कि आइसन की डेथ के पीछे जिन का हाथ है। तभी तोशिरो के पास एक सबॉर्डिनेट आता है। तीनों लिeutenants भाग चुके हैं जिसके बाद तोशिरो मोमो को ढूंढने वहां से निकल जाता है। इचिगो की ट्रेनिंग अभी भी जारी है और उसने अब तक 51 स्वॉर्ड्स तोड़ दी हैं। इसके बाद ज़ांगेत्सु उसके एक और अटैक को ब्लॉक करता है पर उसके तुरंत बाद ही वो फिर से उसके ऊपर हमला करता है जिसे ज़ांगेत्सु डॉज कर लेता है और उसकी उस तलवार को भी तोड़ देता है और उसे एक उल्टे हाथ का चमाटा मार के उड़ता हुआ दूर फेंकता है। कि एक दिन में ही इतना ज्यादा इंप्रूव हो गया है। उसकी मूवमेंट स्पीड और टेक्निक दोनों ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही हैं। ये पिछले 5 मिनट से उसी तलवार का यूज कर रहा है पर अब लिमिट पूरी होने वाली है। जैसे ही इचिगो उसके ऊपर हमला करने वाला था ज़ांगेत्सु वापस से डॉल में बदल जाता है। चलो ट्रेनिंग खत्म हुई, अब तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इसके बाद इचिगो हॉट स्प्रिंग में जाता है जहाँ का पानी उसके जख्मों को हील कर रहा था। लगता है तुम खुद को काफी एंजॉय कर रहे हो, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे कैसे ज्वाइन कर सकती हो? तुम्हें क्या लगा मैं असली रूप में तुम्हारे साथ आऊंगी? इसके बाद योरोइची उसे बताती है कि पहले उराहारा और वो यहाँ पर आके ट्रेन किया करते थे और जो उराहारा की स्टोर के नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड है वो भी इसी के जैसा बनाया गया है। तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी पर उराहारा एक कैप्टन था। कैप्टन? उसे नंगू पुंगू देखकर इचिगो पानी में गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और स्क्वाड 12 का कैप्टन, उससे लोग बहुत ज्यादा डरते थे। जिन अपने लिeutenant के साथ कहीं जा रहा था तभी उसके सामने तोशिरो आता है। सिर्फ किरा का ही सेल ऐसा था जो कि बाहर से टूटा है तो मैं समझ गया कि तुमने ही उसे फ्री किया है। वो तो मैंने जानबूझ के किया था ताकि तुम्हें पता लगे। इससे पहले कि वो यहाँ पर आए मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है। मैं कैप्टन आइसन का बदला लेने आई हूँ, तुमने उनकी जान क्यों ली? ये क्या कह रही है? जरूर उस लेटर में कुछ लिखा है जिससे मोमो को लगता है कि आइसन की जान मैंने ली है। आइसन ने मुझे बताया है कि रुकिया की एग्जीक्यूशन के पीछे कोई और वजह है। वो सोक्योकू को अनसील करना चाहते हैं जो कि तभी अनसील होती है जब किसी को एग्जीक्यूट करना होता है। सोक्योकू की ताकत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि 10 लाख ज़ानपाक्टो भी उसका सामना नहीं कर सकती। जब भी किसी सोल रिपर को इस हथियार से मारा जाता है उस हथियार की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। आइसन ने अपने लेटर में लिखा था कि इस हथियार से कोई सोल सोसाइटी के साथ साथ पूरे सेरेटे को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और जिस पर आइसन को शक है वो तोशिरो हित्सुगाया है। आज मैंने तोशिरो को सीक्रेट ईस्टर्न वॉल के पास बुलाया है, देखते हैं वहाँ क्या होता है। लेकिन अगर मैं मर जाता हूँ तो मोमो मेरा एक काम करना और उसे जान से मार देना। मोमो उसके ऊपर हमला करती है जिसके अटैक से तोशिरो बच जाता है। मैं जिस आइसन को जानता हूँ वो समझदार है। वो तुम्हें कभी ऐसी लड़ाई में नहीं भेजेगा जो तुम नहीं जीत सकती और वो अपने काम के लिए अपने सबऑर्डिनेट का यूज कभी नहीं करता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, जो लेटर में लिखा है मैं सिर्फ वही मानूंगी। और अब वो तोशिरो को भी मारने के लिए तैयार थी जिसे वो अपने छोटे भाई जैसा मानती है। उस लेटर से जरूर किसी ने छेड़छाड़ की है जो कि चाहता था कि मोमो और मुझ में लड़ाई हो और तोशिरो का शक जिन पर जाता है। इसके बाद वो मोमो पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर मोमो को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। पीछे नहीं, यहाँ से दूर चले जाओ। जब तक तुम हमें देख सकते हो तब तक तुम्हारी जान खतरे में है। इसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें टक्कर बराबरी की लग रही थी। तोशिरो अपनी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगता है पर ये गधा अभी तक यहीं पर था और उसके स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से वो और भी ज्यादा डरने लगता है। वो दोनों ही लड़ते जाते हैं जहां तोशिरो जिनकी स्पीड की बराबरी भी कर रहा था। इसके बाद तोशिरो अपनी शिकाई फॉर्म को रिलीज करता है और वहां पर एक आइस से बना हुआ ड्रैगन आ जाता है जिसका नाम ह्योरिन मारू है। वो उस ड्रैगन से जिन के ऊपर हमला कर देता है। जिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं कीरा पर जब पानी के छींटे पड़ते हैं वो उसके शरीर को जमाने लगते हैं। तोशिरो फिर से जिन पर हमला करता है पर वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक देता है। तभी तोशिरो अपनी चेन से उसके हाथ को जमा देता है
है तभी जिन की स्वॉर्ड अचानक से लंबी होने लगती है, जिससे तोशिरो तो डॉज कर लेता है, पर अब वो मोमो की तरफ जा रही थी। तोशिरो टाइम पर वहां नहीं पहुंच पाएगा, पर उसी वक्त वहां रेंगोकू आ जाती है जो उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। कैप्टन गिन, अपनी तलवार को नीचे करिए वरना हम दोनों को आपसे लड़ना होगा। चलो ठीक है। रुकिया के एक्सिक्यूशन को 5 दिन आगे बढ़ा दिया गया है और अब इचिगो की ट्रेनिंग के पास सिर्फ 2 दिन है, जिसके अगले दिन ही हमें रुकिया को बचाने जाना होगा। पर ये ट्रेनिंग उराहारा ने अपने लिए बनाई थी और आज तक सिर्फ वही है जो कि इसे कंप्लीट कर पाया है। दूसरी तरफ रुकिया के पास कुछ लोग आते हैं जो उसे बताते हैं कि उसकी एक्सिक्यूशन अब कल ही होने वाली है, यानी अब इचिगो के पास जरा भी समय नहीं है। दूसरी तरफ मोमो का इलाज चल रहा था। तोशिरो उस लेटर में लिखी हुई बातों के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पास एक हेल बटरफ्लाई आती है जो उसे बताती है कि रुकिया का एक्सिक्यूशन 19 घंटों में होने वाला है और अब ये नहीं बदलेगा। हमें इस एक्सिक्यूशन को रोकना होगा, हम उस वेपन को रिलीज होने नहीं दे सकते। वहीं इचिगो अभी भी सांगेत्सु के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, तभी गुफा की एंट्रेंस धमाके से टूट जाती है और हम देखते हैं कि वहां पर रेंजी आया है। रुकिया की एक्सिक्यूशन 29 घंटे में होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं शांति से ट्रेनिंग कर सकूं। अभी यहाँ पर अपने बांकाई को रिलीज करने आया हूँ। तभी इचिगो की एक और तलवार टूट जाती है। उन्होंने डेडलाइन को चेंज कर दिया है, मुझे अपने बांकाई को जल्दी से जल्दी रिलीज करना होगा। ट्रेनिंग जब से शुरू हुई थी तब से पहली बार उसका स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ने लगा था, जो देखकर योरोइची को लगता है कि शायद वो जल्द ही अपने बांकाई को रिलीज कर पाएगा। तो कल मैं मरने वाली हूँ, बस इचिगो और बाकी सब सेफली यहाँ से चले जाएं। इसके बाद हम रुकिया के पास्ट को देखते हैं, जहाँ वो एक सोल रीपर की डेड बॉडी को पकड़कर रो रही थी।